नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी साधु योगराज स्वागत अभिनंदन है आपका। एमपी जीके एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम यूनिट 3 के लिए कुछ महत्वपूर्ण 200-300 फैक्ट जो हैं उनका रिवीजन एक बार उसी रिवीजन सीरीज में रामबाण सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत है। आइए शुरू करते हैं। पुरातत्व स्थल एरन किस नदी के किनारे स्थित है? बीना नदी, सागर। लोकप्रिय शिव मंदिर जो बेतवा नदी के किनारे है, भोजपुर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भोजपुर किस नदी के किनारे हैं? प्राणहिता किन दो नदियों का संगम है? वैनगंगा व वर्धा। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? गोदावरी, बाणगंगा, केन, इंद्रावती। तो केन नदी नहीं बहती है। केन, सोन, बेतवा ये जो है ऊपरी भाग में जाती है उत्तर की ओर। निम्न में से कौन सी नदी सोन की नदी की सहायक नहीं है? जोहिला, गोपट, जामिनी। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि जोहिला और गोपट जो है वो सोन की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियों को फॉलो करती है, क्योंकि सदा नीरा नदियों की थोड़ी सी कमी है। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदास भी है? नर्मदा नदी का नाम नमोदास भी है। इसकी पीडीएफ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गोदावरी और जो इंद्रावती है ये दोनों नदियाँ कहाँ जाती है? ये दोनों जो है आपके बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, और ताप्ती नर्मदा जो है अरब सागर की ओर। इनमें से कौन सी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? माही नदी, क्योंकि माही नदी जो है वो क्या होता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में निकलती है, और वहीं पे ये 2 बांध इस पे स्थित है। एक तो माही बजाज सागर परियोजना और दूसरा जो है कडाना बांध, ये माही पे नदी पे है। पांडव जलप्रपात कहाँ है? पन्ना के निकट। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? बेतवा। बेतवा किसकी सहायक है? यमुना। किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा गया है? सुभागधी। सोन नदी को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सुभागधी कहा गया है सोन को। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? चंबल। चंबल नदी जो है जब राजस्थान के चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है, इसका प्राचीन नाम चरमणवती, और यहीं पे इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। चंबल, चित्तौड़, चूलिया। कुमारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी का पठार। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी को अर्धनारेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो अर्धनारेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी शिवना नदी से, और शिवना नदी के किनारे ही जो है अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे है? तवा। किस नदी का उद्गम परशुराम की जन्मस्थली से होता है? चंबल। दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक सोन। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है बेतवा। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती? नर्मदा। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थान है? शिप्रा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, उसमें शामिल है अरब सागर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली, ये भारत में सबसे लंबी राज्य सीमा बनाने वाली नदी भी है चंबल। हालांकि बनाने वालों ने थोड़ा सा शायद नदी को कुछ ज़्यादा फोकस कर दिया, इतना नदी फोकस करना ही नहीं था। वैनगंगा एक नदी है जो बहती है दक्षिण की ओर। सरस्वती और खान की सहायक नदियाँ शिप्रा। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की? इंदिरा सागर। मध्य प्रदेश में मान परियोजना जीराबाद। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना प्रदेश का कितना हिस्सा है इसमें? तो 49.5 मेगावाट। सिंचाई परियोजनाओं के बांधों और उनकी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट। रावनी अंतिवाई परियोजना किस नदी पर है? बरगी नदी, जो नर्मदा की सहायक है। हलाली परियोजना का नया नाम सम्राट अशोक सागर। बाण सागर बांध सोन नदी। अपर वैनगंगा परियोजना का नया नाम संजय सरोवर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? बारना नहर। सोन नदी किस बेसिन का हिस्सा है? गंगा बेसिन का। राजघाट परियोजना या लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी। पुनासा बांध इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी। बाण सागर परियोजना देवलोद शहडोल। बावनथड़ी परियोजना कुड़वा। बावनथड़ी शायद बालाघाट है जहाँ तक मुझे ध्यान है। थावर परियोजना जूलपुर। तवा परियोजना से कितनी भूमि सिंचित होती है? 3.33 लाख हेक्टेयर। कोलार परियोजना किस जिले में है? सीहोर। नर्मदा घाटी परियोजना से कुल सिंचित क्षेत्र हो सकता है, कुछ प्रिंट मिस्टेक ऐसा आपको लगे तो आप उसको अपने स्तर पे देखिए, मानवीय भूलें संभव है। नर्मदा घाटी से कुल सिंचित भाग है लगभग 27.5 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है? जल भराव। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें जैसे नर्मदा ठीक है, और मेंस के बैच जो है वो 2 अगस्त से शुरू करने की इच्छा है पूरी, अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है, बाकी ऑनलाइन मोड में तो करेंगे अपन। मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मुख्यतः 5 प्रकार की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? लोहे के कारण। वैसे लाल मिट्टी में फिर भी एक बार डाउट तो देख लें आप, लाल काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी में पीले रंग के कारण होता है फेरिक ऑक्साइड।
रेगूर या कपासी मृदा कहा जाता है काली मिट्टी को। मृदाओं की मौत किसे कहा जाता है, या जो मिट्टियाँ हैं उनकी मृत्यु किसे कहा जाता है, रेंगती हुई मौत। तो मिट्टी के अपक्षय व अपर्दन को, इरोजन जो है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मृदा की रेंगती हुई मौत। कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, मृदा अपर्दन क्या होता है, इससे भी कभी कभी डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो मृदा अपर्दन से तात्पर्य है कि भाई मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना, चाहे हवाओं के कारण से, चाहे नदी जल प्रवाह के कारण से। कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, तो मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी नहीं मिलती है, लेकिन एरिडोसोल्स नहीं मिलती है। काली, लाल, पीली और जलोढ़ मृदाएं मुख्यतः मिलती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में है, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियाँ कहा जाता है बुंदेलखंड को। रोलिंग पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है, बुंदेलखंड। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। शहडोल जिले में बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वतमाला में स्थित है। बांधवगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा, विंध्यन का। विंध्यन श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम शिखर चोरागढ़। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती इलाके में कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो ये राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा में है, तो जो केंद्र वाले पहाड़ी हिस्से उनकी ढलान उत्तर की ओर है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है, विंध्याचल व सतपुड़ा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है, सतपुड़ा, जिसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, दोनों का विभाजन करती है। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, 3। मध्य प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा, तापमान में वृद्धि। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है, नर्मदा की घाटी। नर्मदा घाटी के अंदर कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी किंतु सर्दी में जो है ठंड कम रहती है। किस माह के समूह में प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है, तो सितंबर अक्टूबर जो मतलब कुरुवई का समय रहता है, जब आप सोयाबीन वगैरह काटते हैं तो उसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खेती किसानी से संबंधित नहीं है। जो एसी में रहते हैं जो लोग, बिल्कुल मेट्रोपोलियन और मेगालोपोलिस वाले लोग हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति थोड़ी कम है, हम किसान राज्य से संबंधित हैं, फिर भी ध्यान रखें सितंबर अक्टूबर। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 4 जोन में बांटा गया है। प्रदेश के क्षेत्र में दोनों मानसून से वर्षा होती है, तो विंध्यन प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है। किस जिले में गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है, सतना। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है, तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन हमारा बनता है वो जो कैंसर है उससे बनता है, कर्क रेखा से बनता है। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है, कर्क रेखा पे। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीषण गर्मी किस माह में होती है, ऐसे क्वेश्चन आयोग के पूछने की आदत रही है, मई। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थॉर्नवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, जो देखो जलवायु है उसमें 2 वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कोपेन और थॉर्नवेट। तो कोपेन का वर्गीकरण एक पूरा अलग प्रकार का, थानवेट का अलग है, लेकिन थानवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु 3 भागों में आती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी पूरे भारत की। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है, तो अति तापीय में आते हैं, गर्म क्षेत्र में आते हैं, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु है, तो समशीतोष्ण जलवायु मालवा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान शिवपुरी मुरैना। देख ले, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप तो। मध्य प्रदेश में दैनिक ताप अंतर किस माह में सर्वाधिक होता है, मतलब उच्चतम और न्यूनतम ताप में सबसे ज़्यादा अंतर मार्च महीने में। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र जो है वो भोपाल। मध्य उच्च प्रदेश के कितने विभाग है, 5। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्र के नाम पर रखा गया है, आचार्य वराहमिहिर वेधशाला डोंगला उज्जैन। AR सुब्रमण्यम तथा श्री मन्ना नायर ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा है 3 भागों में। ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई है, तो उज्जैन। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है गंज बासोदा। मैं गुरुजी GLC 250 IS से इसकी PDF मुझे 9907708855 पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, नंबर इसमें लिया हुआ है। कॉल नहीं करें, आप ज़रूर पढ़ें। और शॉर्ट में आपका क्या होगा कि एक बार MP ज्योग्राफी का रिवीजन इससे अच्छे से हो जाएगा। कुछ मानवीय भूलें संभव है, उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करें, उनको आप एक बार डाउट अपने हिसाब से क्लियर कर लें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा
वर्ष 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश इन 1987। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग, आपका जो बालाघाट से लेकर सीधी सिंगरौली बालाघाट वाला जो भाग है, मंडला और इस पूरा जोन जो बन जाता है वहाँ का एरिया। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को, तो वो भी 3 ही है। मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य समय जून से सितंबर। इस साल तो हनुमान जी कृपा ही नहीं कर रहे हैं, अब आज बारिश शुरू हुई है, 1 महीना मौसम लेट जैसा ही लग रहा है। वर्ष 2000 में गठित मध्य प्रदेश की नवीनतम तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। तो ये किस जिले के अंतर्गत है? तो घोड़ा डोंगरी बैतूल हिस्टोरिकल पैलेस है, स्वतंत्रता आंदोलन से भी संबंधित स्थल है ये। दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकर। उज्जैनी और महिष्मती जो महत्वपूर्ण नगर थे ये पश्चिमी मालवा के। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या जाता है, जिनका ज्योग्राफिकल लॉजिक थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो पश्चिमी मालवा, वेस्टर्न मालवा। वह शहर जो परित्यक्त शहर, एब्डोडेंट सिटी कहा जाता है मांडू। परित्यक्त शहर, छोड़ा गया शहर जिसका त्याग कर दिया गया है, मांडू। कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बना था? तो अलीराजपुर। ये भी एक सीक्वेंस आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश में, ये बहुत बढ़िया, ये गुरुजी मैं ही हूँ और ये GLC क्लासेस का एड है, बहुत बढ़िया। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? बालाघाट। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की है? तो गोंडवाना कल्प की है। किस खनिज को उद्योगिकी जननी के रूप में माना जाता है? कोयला। कोयला इंडस्ट्री बहुत मेजर है। एक बच्चा टेस्ट लगा रहा था ऑनलाइन में, मेरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, नाम तो नहीं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से उसमें पूछा गया था कि 10 माने गए आधारभूत उद्योगों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा उद्योग माना जाता है? तो उनमें उन्होंने आंसर कोयला उद्योग को माना था। तो उसके इंपॉर्टेंस से थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा ये डिफरेंट तरीके से पूछा गया, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश में बिटुमिनस और भारत में लिग्नाइट। और बिटुमिनस जो आपका सेकंड क्वालिटी है, सेकंड नंबर पे। गेलेना किसका? एस का शीशा। और इसको किसमें शो करते हैं? तो पीबी गेलेना शीशा, पीबी। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति 1995। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? कटनी। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज मलास खंड से प्राप्त होता है? मलास खंड, कॉपर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। एंड खेतड़ी राजस्थान आल्सो कॉपर कैपिटल ऑफ राजस्थान। खेतड़ी तांबा के लिए और मध्य प्रदेश में मलास खंड तांबे के लिए। मध्य प्रदेश में स्थित मझगांव खदान हीरा। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट बैतूल। कुछ प्रिंट मिस्टेक लगे तो आप देख लेंगे। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले? सुहागपुर, शहडोल में। कोल बेड मीथेन में कहाँ पाया गया? शहडोल। किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? केओलिन कहा जाता है चीनी मिट्टी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? होशंगाबाद क्षेत्र। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रेंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किसमें नेशनल ज्योग्राफी की पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स की शूटिंग की गई थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ देखा गया था 1915। जो व्हाइट टाइगर है वो देखा गया 1915। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में? ग्वालियर। नर्मदा नदी के किस और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है? तो इन सर्दन साउथ एरिया में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न किसे कहा जाता है? बारहसिंगा, सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। और इसका जो डोर है, दरवाजा है, एंट्रेंस, वो भी बारहसिंगों के सिंगों से बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र मालवा का पठार कहलाता है। इंदौर के चमड़े के खिलौने में GI टैग है। हाँ, जो चमड़े के खिलौने हैं कांके जी ने GI टैग मिला है इंदौर, देख लियो, मैंने तो आज ही पढ़ा इसको। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल। नौरादई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सेंचुरी। किस जिले में अचन कुमार अभ्यारण्य स्थित है? तो अचन कुमार जो है आपका मेकाल वाला भाग है, अनूपपुर वाला भाग है, उसमें आता है। चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास है? गांधी सागर, मंदसौर। व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम है बांधवगढ़। व्हाइट टाइगर क्षेत्र जो है उसके लिए फेमस बांधवगढ़ और रीवा क्षेत्र दोनों हैं। किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया? 1958। मुरैना में स्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है? कूनो पालनपुर। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाता है? घाटी गांव, ग्वालियर। डॉल्फिन पाई जाती है चंबल अभ्यारण्य में। मध्य प्रदेश किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की शक्ति प्रयोगशाला में से एक है? जबलपुर। खेर वृक्ष से निकाला जाता है कत्था। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान नहीं, ये तो ओरिजिनल है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन भोपाल, बिल्कुल सही है। पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया? तो 3 मार्च 1999। बिल्कुल ईजी है, 3 या 9 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है।
मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1900, मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 और भारत में 1972। मध्य प्रदेश का कितना भाग प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है? तो लगभग 94,500 वर्ग किलोमीटर। तेंदुपत्ते का उपयोग होता है बीड़ी बनाने में। उत्पादन में सबसे आगे जबलपुर क्षेत्र। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है वो कहाँ है? बालाघाट में। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2014। बहुत शानदार बनाया है, जिन्होंने भी बनाया मस्त बनाया है, हालांकि मुझे जानकारी है। मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ किया गया 23 जून 2018। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र गुना। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना कब की गई? वर्ष 1974। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ लगा था? कस्तूरबा ग्राम, इंदौर। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? इंदौर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातियों को मुख्य धारा में लाना। मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर तलत जहां। मध्य प्रदेश में संचालित पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय रतलाम। मध्य प्रदेश के शहडोल, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में किस रेलवे द्वारा रेल परिवहन सेवा का संचालन होता है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे। मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सबसे पहले तो इंदौर। विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र जाबुआ। निम्न में से मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? फर्ज। ग्वालियर गजट का प्रकाशन आरंभ हुआ वर्ष 1853। मध्य प्रदेश के अलसी के मुख्य उत्पादक जिले हैं रीवा एंड बालाघाट। नोट बालाघाट एंड रीवा, रीवा एंड बालाघाट, इस तरह से पढ़े इसको। निम्नलिखित में से किस जिलों में कपास की खेती के कारण इसे सफेद सोना कहा जाता है? खंडवा, खरगोन या निमाड़। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। खरीफ की ऋतु की प्रमुख फसलें सोयाबीन, कपास, जवार, जो अभी इस समय में लगाते हैं बारिश ऋतु में। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? हरदा। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना मत्स्य विकास निगम 1979। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश में रबी की किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? गेहूं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन की स्थापना 1971, कृषि विपणन बोर्ड 1971। अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में है? सोयाबीन। केवल अलीराजपुर में उगने वाला नूरजहां किस्म किसकी है? आम की। ये बहुत फेमस ब्रीड है आम की। और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए फेमस है? रतलाम। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादन होता है होशंगाबाद, पहले उज्जैन आता था। भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चना। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक शहर भोपाल स्थापित किया जा रहा है। फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? राज्य जैविक खेती नीति का। बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार का वित्तीय अनुपात क्या है? 2:1:1। मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 49। मध्य प्रदेश की फसलों में किसका सबसे रकबा ज़्यादा है? तो खरीफ की फसलों का। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है? तो पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रदेश में केसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है कमर से निचले अंगों पर। इसके आगे का जो पेपर है वो आप लोग PDF में मेरे से प्राप्त कर ले। बिल्कुल ज्योग्राफी की 4-5 पेज और बाकी रहे, निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। इसके बाद में मिलता हूँ मैं गुरुजी GLC 250 IAS से। स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। आगे